हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम बिल ऑफ एक्सचेंज है। और बिल ऑफ एक्सचेंज में हम करेंगे अकाउंटिंग। तो उसका चैप्टर का मेन नाम जो हुआ अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बात ये समझ में आती है कि बात ये समझनी जरूरी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, तो हमारा इसको करने का पर्पस क्या रहेगा, कैसे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, शुरुआत में आपसे डिस्कस कर देता हूँ। तो मैं आपको लिखता हूँ सर टॉपिक टू बी कवर्ड। मैं लिख रहा हूँ टॉपिक टू बी कवर्ड। हेडिंग डालेंगे मैं सर टॉपिक टू बी कवर्ड। क्या क्या टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर कवर होने हैं और जिससे हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक टू बी कवर्ड भाई, पहला टॉपिक जो हमें कवर करना है, सबसे पहले सीखना है इंट्रोडक्शन। तो हमने कहा भाई फर्स्ट टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमें सीखना है यहाँ पर पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन। सेकंड टॉपिक हमें सीखना है मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है भाई। थर्ड टॉपिक हमें सीखना है और इसी के अंदर सीखेंगे पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। BOE, आज इसको प्यार से BOE कहेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज। पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है भाई। उसके बाद हम सीखेंगे सर मीनिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट। मीनिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट किसे कहते हैं वो सीखेंगे। और फोर्थ हम सीखेंगे सर, इसी के अंदर सीखेंगे पार्टीज इन प्रोमिसरी नोट। पार्टीज इन और प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टी होती है वो सीखेंगे। बाकी हमारा कॉन्सेप्ट तो बिल ऑफ एक्सचेंज है। जब मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रोमिसरी नोट भी होता है, तो आगे जाकर हमें पढ़ना है प्रोमिसरी नोट। ठीक है सर, ये क्या होता है वो आगे जाकर सीखेंगे। आगे हमें सीखना है कि भाई डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस होता है इसके हम पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंपॉर्टेंट टर्म। और सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें पढ़नी है जो इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो वर्ड यूज होंगे उस वर्ड के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स। और ये अप्रोक्स कितने टर्म है सर? अप्रोक्सली सर ये है अप्रोक्स 15 to 18 टर्म्स। मतलब 15 से 18 टर्म्स हमें पढ़नी है, जिसमें मैं आपको पहले से शुरू से बताते चलाऊंगा और मैं कहूंगा एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये होगी, तीसरी टर्म ये होगी। हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। इसके बाद हम लास्ट में जब हम, ये तो पूरी थ्योरी है बेटा, ये तो पूरी की पूरी थ्योरी है सर, पांचों पॉइंट तक पूरी थ्योरी है। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे सर, लास्ट में हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लास्ट में क्या करेंगे दोस्तों? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब जितने सारे क्वेश्चन है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के सीखेंगे। जनरल एंट्री सीखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या सीखेंगे? क्वेश्चंस, जनरल एंट्रीज, क्वेश्चन, जनरल एंट्री सीखेंगे। और भी बहुत कुछ यहाँ पर सीखना है। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करने के बाद हम अपने बुक के क्वेश्चन करेंगे, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन। और साथ साथ में बेसिक क्वेश्चन भी कराते चले जाऊंगा। जब जनरल एंट्री बताऊंगा ना उसके साइड में बेसिक क्वेश्चन कराते चलाऊंगा, तो स्टडी मटेरियल क्वेश्चन भी करेंगे जो बच जाएंगे। जो अकाउंट जो बेसिक में नहीं बताया और जो बच जाएंगे वो स्टडी मटेरियल क्वेश्चन जो बच गए वो क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेंगे। और आठवां और लास्ट टॉपिक लास्ट में करेंगे एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिलअप करेंगे दोस्तों लास्ट में बुक के। ठीक है, अगर आपकी बुक में एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिलअप नहीं होंगे तो इग्नोर इट, होंगे तो करा दो। ठीक है जी, चलो। तो ये हमारे कुछ 8 टॉपिक है और तभी हम टॉपिक कवर कर पाएंगे और बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर हमारा खत्म हो जाएगा। मेन जो टाइम लगने वाला है, तो आज की क्लास में तो पहले मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ और मैक्सिमम इसमें टाइम कितना लगेगा वो बता नहीं सकते। देखो जैसे बनता है क्वेश्चन कितने होंगे वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने कराने पड़ेंगे, क्योंकि मैं तो बेसिक से कराऊंगा दोस्तों।
हो सकता है कि आपने ये चैप्टर पढ़ा हो पहले और बहुत अच्छे से पढ़ा हो, और हो सकता है आपने ये चैप्टर ना पढ़ा हो। दोस्तों, चाहे आपने पढ़ा हो, चाहे आपने पढ़ा हो, बहुत अच्छे से पढ़ा हो पर थोड़ा कम पढ़ा, समझ ना आया हो, या बिल्कुल नहीं पढ़ा हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा ना, तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा कि पहली बार पढ़ रहे हो। तो इसलिए थोड़ी बोरियत सी रहेगी उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट पहले से पढ़ चुके हैं, उनको पहले से पता है बिल वैक्सीन क्या होता है। बट सर, अगर आप ध्यान सुनते रहे तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इतनी क्लासेस देखी तो आपको कुछ नया से नया मिलेगा पक्का। हर बार में आपको नया मिलेगा, लॉजिक और भी क्लियर होते चलेंगे, पहले से बेहतर क्लियर होंगे जितना भी आपने पढ़ा। तो आज की क्लास के अंदर पहला टॉपिक रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन। सर, इंट्रोडक्शन पे क्लास नहीं खत्म करेंगे, इंट्रोडक्शन पे क्लास नहीं खत्म करेंगे, पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे सर क्या करना है। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पहला पॉइंट आप लिखना सिंपल। इंट्रोडक्शन कभी भी याद करने के लिए नहीं होता दोस्तों, इंट्रोडक्शन कभी भी याद करने के लिए नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए इंट्रोडक्शन को पढ़ाया जाता है कि क्या इसका बेस था। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करें। चलो, आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं होने वाली, बट सर आज की क्लास थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं गुड्स। सर, गुड्स कैन बी सोल्ड, गुड्स कैन बी सोल्ड, गुड्स जो हम बेचते हैं, गुड्स कैन बी सोल्ड, साथ साथ लिखेंगे, फॉर कैश एंड क्रेडिट। गुड्स कैन बी सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट। गुड्स दोस्तों कैश में भी बेचा जा सकता है और क्रेडिट में भी बेचा जा सकता है, ये तो समझ में आता है। पहला पॉइंट खत्म। सेकेंड पॉइंट, इन कैश ट्रांजैक्शन, इन कैश ट्रांजैक्शन, इन कैश ट्रांजेक्शन, अगर गुड्स कैश में बेच रहे हो तो मतलब कैश ट्रांजेक्शन। इन कैश ट्रांजेक्शन अ सेलर, दोस्तों अगर मैं इन कैश ट्रांजेक्शन को ब्लैक में लिखूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि अलग से बनता हुआ नजर आएगा। लिखे, आप भी ब्लैक से लिखे, इन कैश ट्रांजेक्शन, फिर अभी क्रेडिट में आनी है। इन कैश ट्रांजेक्शन, अगर आपने गुड्स कैश में बेचे गए हैं तो अ सेलर गेट द पेमेंट, a seller get the payment from his customer, जिसको बेचा गया था, from his customer immediately। ये तो समझ में आ गया, इसमें समझाने लायक कुछ था ही नहीं दोस्तों। मैंने कहा दोस्तों गुड्स कैश में भी बेचा जा सकता है और क्रेडिट में भी बेचा जा सकता है। अगर आपने गुड्स को कैश में बेचा गया है, अगर आपने गुड्स कैश में बेचा है तो सेलर को पहले ही पेमेंट मिल जाती है विद इन फ्रॉम हिज कस्टमर। जिस बंदे को गुड्स बेचा था, जिस पर्सन को गुड्स बेचा था, उस पर्सन से इमीडिएटली कैश मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलो। बट व्हेन वी बट when goods are sold on credit, but when goods are sold in credit, when goods are sold in credit, on credit, जब अगर गुड्स हम क्रेडिट में बेचेंगे मेरे भाई, अगर हम गुड्स क्रेडिट में बेचेंगे, द बायर जो बायर है, जो कस्टमर है, जो खरीद रहा है, द बायर पर द बायर प्रॉमिस टू मेक पेमेंट, द बायर प्रॉमिस टू मेक पेमेंट, द बायर प्रॉमिस टू मेक पेमेंट आफ्टर द agreed credit period, after the agreed credit period। सर ये क्या होता है, पढ़कर समझना नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। आफ्टर द agreed credit period। इसके बाद तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आप देखेंगे, द बायर मेक अ रिटर्न प्रॉमिस, 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 बायर एक रिटर्न प्रॉमिस बनाएगा, द बायर मेक अ रिटर्न प्रॉमिस। इन दैट केस it is, in that case it is, it may be, it is, it may be either, it may be, in that case it may be either, it may be either bill of exchange, it may be either bill of exchange,
या तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, इट मे बी आइदर बिल ऑफ एक्सचेंज या वो प्रोमिसरी नोट होगा। अब प्रोमिसरी नोट, अब प्रोमिसरी नोट या तो बिल ऑफ एक्सचेंज या तो बोथ ऑफ दिस। लो भाई लो, लास्ट पॉइंट लिखेंगे भाई, बोथ ऑफ दिस, दोनों के दोनों, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज है चाहे प्रोमिसरी नोट है, बोथ ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, बोथ ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, सर क्या होता है सर, अभी बता रहा हूं। इंस्ट्रूमेंट आर लीगल इंस्ट्रूमेंट, आर लीगल इंस्ट्रूमेंट, both of these instruments are legal instruments under the Negotiable Instrument Act, under the Negotiable Instrument Act, इसको हम थोड़ा अलग पेन से लिखेंगे, under a Negotiable Instrument Act, Negotiable Instrument Act, Negotiable Instrument Act 1881, ठीक है सर ये तो मैंने लिख दिया सर इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आप मेरी देखो, पूरा पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज मेरी कहानियों पे डिपेंड है। अगर आप मेरी कहानियों को ढंग से समझते चले ना, तो पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म हो जाएगा मेरे भाई। और बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं घुस कर जाता है। अगर आपने मेरी कहानियों के मेरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, तो सर यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम जरूर अराइज हो सकती है कि आप भूलते चले जाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते चले जाएंगे और आप भूलते चले जाएंगे। तो कहानियों को याद रखना, कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। अगर आपको कहानियां याद है तो कॉन्सेप्ट आपको पक्का याद हो जाएगा। और पहली बात, आपको जर्नल एंट्री अच्छे से आनी होनी चाहिए। अच्छे से अंडर साइंस जर्नल एंट्री का बेस पता होना चाहिए कि जर्नल एंट्री करते कैसे, आपको पता है तो वेल एंड गुड। चलो आगे बढ़ते हैं और आप मेरी पहली कहानी सुनना। एग्जाम्पल 1 दे देता हूं पहली कहानियों को। कहानी इन द सेंस वो कहानी नहीं है, लॉ जैसी कहानी नहीं होती दोस्तों। कहानी इन द सेंस ये नॉर्मल कहानी होती है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगी, थोड़ा पढ़ने में मजा भी आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज को। मेरे दोस्तों यहाँ पर थे मिस्टर ए। अब मिस्टर ए मेरे फेवरेट है, बार बार मैं इसी को ले आता हूँ, कुछ होता नहीं है मेरा नाम इसको याद है। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा, ठीक है भाई। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा, सेल करा। और दोस्तों ये सेल कैसे हो सकती है, कैश और क्रेडिट। अगर मेरे भाई कोई किसी पर्सन ने कैश में माल बेचा, तो सर इस चैप्टर वो उस चैप्टर, ये चैप्टर उसके लिए है ही नहीं। कैश ट्रांजैक्शन कभी भी इस चैप्टर के अंदर नहीं आएगी मेरे भाई। चलो ऐसा क्यों हुआ मैं आपको समझा दूंगा। मिस्टर ए ने सेल ऑन क्रेडिट, भाई क्रेडिट में माल बेचा ऑफ ₹10,000, 10,000 का माल मिस्टर बी को उधार पर बेचा। और मिस्टर बी से कहा कि भाई आप ये पैसे मुझे, क्रेडिट पीरियड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रेडिट पीरियड। अब क्रेडिट पीरियड होता है कि जिस बंदे को हम माल बेच रहे हैं, जिस पर्सन को हम माल बेच रहे हैं, वो पर्सन हमें कितने महीने में या कितने दिन में ये पैसा देगा। मैंने कहा सर 2 महीने के अंदर अंदर ये पैसा दे देगा। क्रेडिट पीरियड कितना होगा दोस्तों, 2 मंथ। इसका मतलब क्या होगा, क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या बता दो सर। क्रेडिट पीरियड का मतलब है अगर मैं आज माल बेच रहा हूं तो मिस्टर बी मुझे 2 महीने बाद इसका पैसा देंगे। ये समझ में आ गया क्रेडिट पीरियड दोस्तों। क्रेडिट पीरियड हो, अब मैंने सर 2 महीने बाद मैं इसके पास गया। अब मेरे यहाँ पर आज मैंने माल बेचा, मान लेते हैं 1 जैन को। सर अगर आपने पढ़ा है तो भूल जाओ, मैंने कहा ना सर भूल जाओ। ये मत कहना सर आपने यहाँ पर ये नहीं जोड़ा, ये नहीं जोड़ा सर, यहाँ पर आपने डेट ऑफ मैच्योरिटी नहीं जोड़ी, ड्यू डेट नहीं जोड़ा, ग्रेस डे ऑफ ग्रेस नहीं जोड़ा। सर इग्नोर इट ना, मैं आपकी कहानी सुना रहा हूँ, शुरुआत से चल रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल लगेगा चैप्टर जैसे से एंड चल जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने जितना पढ़ा वो कम है और भी है इसके अंदर बहुत कुछ। क्लियर है, ठीक है। 1 जनवरी को माल बेचा है। मैं तो अभी सिंपलिसिटी के लिए समझाने की जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन क्या था इस चैप्टर का, क्यों लाया गया ये चैप्टर, ध्यान सुनना। 1 जनवरी को माल बेचा और 1 जनवरी को जब माल बेचा तो क्रेडिट पीरियड का 2 महीने का और 2 महीने का क्रेडिट पीरियड। पहले के जमाने में क्या होता था दोस्तों, पहले के जमाने में क्या होता था, बहुत पहले का जमाना, बहुत पहले का कितना, 1881 से पहले, बिफोर 1881, बिफोर 1881, 1881 से पहले क्या होता था। 1881 से पहले क्या हुआ था दोस्तों, हम जब किसी को सामान उधार पर बेचते थे तो हम पे उस पर बहुत भरोसा होता था, ट्रस्ट होता था दोस्तों कि ये हमारा पैसा दे देगा। पर पता अब क्या हुआ, अब ये आफ्टर 81 से पहले ट्रस्ट बहुत ज्यादा था, ट्रस्ट बहुत ज्यादा था और हम ना
ट्रस्ट रखते थे आफ्टर 1881। सर ये बिफोर 81, 1881 कहां से आया? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है भाई। 1881 से पहले ना क्या होता था, जब कोई पर्सन किसी पर्सन को माल बेचा करता था तो माल बेचकर क्या कहता था, यार दे देगा, बहुत ईमानदार आदमी है, दे देगा। 1881 तो बहुत हो गया सर, देश आजाद होने से। 1947 में देश आजाद हुआ था, और उससे मतलब 1800 से बीसी में 1800 सेंचुरी के अंदर बात कर, 1800 की बात कर रहे हैं सर वहां पर, 1800 सन के अंदर। ये 1900 और ये 2000 चल रहा है, ठीक है, तो समझे आप। तो सर अब क्या हुआ, अब जरा देखना, ये मिस्टर ए क्या हुआ, आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद दोस्तों मिस्टर बी के घर में गए और मिस्टर बी से कहा, और भाई क्या हाल है? इसने कहा भाई बढ़िया, बहुत सुनाओ, तुम कौन हो? हैं, तुम कौन हो? हाँ भाई तुम कौन हो, क्या हुआ बताओ। सर याद करो, मैंने आपको माल बेचा था 1 जनवरी को, आज 2 महीने हो गए, आपको पैसे देना है। सर मैं आपको जानता ही नहीं, मैं आपको जानता ही नहीं मेरे दोस्त। आप बताओ आपने कब मुझे माल बेचा था? कुछ सबूत है आपके पास? कुछ सबूत है आपके पास आपने मुझे माल बेचा? कह रहा सबूत तो नहीं यार, भरोसा नाम की तो भी चीज होती है, सबूत कहां से लाऊं मैं? अब आपने मेरे से माल खरीदा था 10,000 रुपए का, और अब आप कह रहे हो कि आप मुझे जानते नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है। कह रहा हाँ भाई ऐसे नहीं होता। अब भाई इसने जाकर कोर्ट में जाकर केस कर दिया। कोर्ट में जाकर जब इसने केस करा तो जज साहब ने कहा, इसने क्या कर दिया सर, आफ्टर 2 मंथ जब इसके घर गया, होम पहुंचा, इसके घर पहुंचा, तो भाई मिस्टर बी रिफ्यूज द पेमेंट, मिस्टर बी रिफ्यूज द पेमेंट। कह रहा भाई मुझे नहीं पता तुम कौन हो। कह रहा तुम कौन? मैं पैसे नहीं दूंगा। कौन से पैसे? मैं पैसे नहीं दूंगा। अभी कह रहा भाई मैं पैसे नहीं दूंगा। अब मिस्टर ए चले गए भाई जज साहब के पास, और इन्होंने क्या कर दिया, कोर्ट में जाकर केस कर दिया। सर ये थोड़ा दिमागदार थे, कह रहा भाई मैं तो केस करूंगा, मैं तो पैसे नहीं दे रहा। कह रहा 10,000 के लिए केस करेगा? मैं कहा 10 नहीं, 1 रुपया भी लेता तब भी केस कर देता, मैं तो कोर्ट में जाकर केस कर दूंगा। अब जज साहब ने बुलाया भाई, जज साहब ने कहा आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, तुम भी हाजिरी दे दो। क्यों नहीं दिए तुमने इसके पैसे? जज साहब मैं इसको जानता ही नहीं। मिस्टर बी ये कहने लगे भाई जज साहब मैं इसको जानता ही नहीं, इसने मेरे को माल बेचा था। तो भैया जज साहब ने कहा, कोर्ट के जज ने कहा कि भैया मिस्टर ए, यहां मिस्टर ए खड़े, यहां मिस्टर बी खड़े हैं, और यहां जज साहब है। अब जज साहब ने कहा कि भाई मिस्टर ए बताओ तुमने इसको माल बेचा था? इसने कहा हाँ सर बेचा था। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? कह रहा नहीं जी कोई सबूत नहीं है मेरे पास। अब मिस्टर बी कह रहा सर अगर मैंने इससे माल खरीदा भी होगा तो मैंने कैश पेमेंट करी थी। कह रहा तुम्हारे पास कोई सबूत है? कह रहा हाँ जी सबूत है, मैंने कैश दिया था इसको। कह रहा भैया ये तो सबूत मिल गया इसको, कहीं कैश दिया था, कैश दिया था, कैश का कोई सबूत होता है क्या बताओ आप? सर कैश पेमेंट कभी भी आप करोगे ना, कैश का कोई सबूत नहीं होता। सबूत होता है जब, एविडेंस कब होगा, जब आप बैंक से पेमेंट करोगे तो वहां दिखेगा कि आपने पेमेंट करी है। पर इसने कहा कि कैश पेमेंट, अब गलत तो है नहीं, कैश तो पेमेंट कर नहीं सकता भाई। ये झूठ झूठ कहने लग गया भाई। और ये बेचारा कह रहा भाई जज साहब मैंने इसको पेमेंट करी थी, मैंने इसको माल बेचा था 10,000 रुपए का, उसने मुझसे प्रॉमिस करा था कि मुझे माल देगा, 2 महीने बाद मुझे पैसे दे देगा। अब ये देने को राजी नहीं है। तो जज साहब ने कहा देखो भाई कानून अंधा है, कानून अंधा है, कानून को चाहिए एविडेंस, और अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप केस नहीं जीत सकते। आप ये नहीं कह सकते इसने पैसा नहीं लिया। सर उस टाइम पे बिल भी इशू नहीं होते थे। आप अभी की टाइम नहीं कह रहा मैं, बिफोर 81 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे बिल आप कह रहे हो ना, इनवॉइस भी तो हो सकता है सर, आपने माल बेचा इनवॉइस भी होगा। तो उस टाइम पे इनवॉइस का कौन सा कुछ नहीं था, बहुत पुराना कंसेप्ट है, बहुत पुराना एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूँ। तो सर ऐसी माल बेचा कर देते थे। अब मुझे बताओ आप किसी, अभी भी इनवॉइस का कंसेप्ट कहाँ है सर? हर जगह। आप अगर कोई अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहे हो तब तो इनवॉइस भी मिलता है, वहां पर कुछ पैसे मिलती है, स्लिप मिलती है कि हमने माल खरीदा है या उसने बेचा है। आप कोई जनरल स्टोर पे जाओ, आपकी गली वगैरह में कोई, आपके लोकेलिटी के अंदर कोई भी जनरल स्टोर होगा, वहां जाओगे तो आपको अगर 1 लीटर दूध देना, 1 लीटर दूध देगा, सबूत देगा, पर्ची फाड़ कर देगा, इनवॉइस देगा आपको? सर नहीं, इनवॉइस कैसे दे देगा? तो सोचो यार, अगर अभी इनवॉइस नहीं हो रहा तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम तो कहीं पर इनवॉइस का सिस्टम ही नहीं था कोई। बट सर एविडेंस नहीं होने के कारण जज साहब ने इसके उस पर डिसीजन सुना दिया कि भाई ये जीत गया, कि भाई ऐसा कोई था ही नहीं, कौन द केस, ये जीत गया भाई। ऐसा कोई, क्योंकि एविडेंस नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा, ये जीत गया। अब भाई मिस्टर ए जज साहब के पास गए, जज साहब वाकई में मैंने माल बेचा था भाई। सोचो सर, ऐसे अगर हम किसी को उधार पर माल बेचते चले जाएंगे तो ये तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो सर गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई।
ये एक जना नहीं, ये बहुत जने करने लग गए थे सर ऐसा फ्रॉड ना, बहुत जने। मिस्टर बी ने फ्रॉड करा दोस्तों, मिस्टर बी ने फ्रॉड करा पूरा। ऑब्वियस सी बात है, सामान खरीदा पैसे नहीं दिया, फ्रॉड ही हो गया एक तरीके का। इसने फ्रॉड करा भाई, मिस्टर बी ने फ्रॉड करा साफ साफ, क्योंकि केस जीतना था। ये कैसे भाई, सबूत नहीं था तो कैसे बता रहे थे, फ्रॉड करा। ऐसे फ्रॉड बढ़ते चले गए दोस्तों। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था, 1800 में क्या होता था कि आप अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे इसकी तो आप देखना यही बातें वहां पर है। पहले के जमाने में क्या होता था, कोई इन्वर्स कंसेप्ट नहीं था और कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें हम क्या कर सकते थे, हम पकड़ पाए उस पर्सन को जिसने हमसे माल खरीदा उधार पर और हमें पैसे नहीं दे रहा था, हम उसको पकड़ ले। तो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि यार नहीं, तो गवर्नमेंट ने 1881 में एक एक्ट पास करा, एक कानून पास करा। 1881 में, 1881 के अंदर सन 1881 में एक कानून पास करा, एक्ट पास करा, और एक्ट पास करके बनाया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्या बनाया दोस्तों? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आपने शायद ये पढ़ लिया हो या पढ़ोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं तो जरूर आएगा, ये तो गारंटी है। 1881 एक्ट कैसे पास होता है, लॉ के अंदर आपको अच्छे समझाया जाएगा एक्ट कैसे पास होता है। बस समझ लो, कानून पास करा गया। कानून पास होता है हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा, राज्यसभा, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन। तो 1881 में ये महसूस हुआ कि यार इसके व्यापक एक कानून पास करा और इस कानून में लिख दिया गया कि अगर आप कभी माल उधार पर बेच रहे हो, अगर आप कभी गुड्स सेल करते हो ऑन क्रेडिट, तो आप एक रिटर्न प्रॉमिस साइन जरूर करवाना। रिटर्न प्रॉमिस साइन जरूर कराना एक डॉक्यूमेंट में, रिटर्न प्रॉमिस साइन जरूर कराना, और उसमें ये लिखना कि हमने माल बेचा था इतना रुपए का और इतना हमें मिलेगा, जरूर कराना। रिटर्न प्रॉमिस साइन जरूर करना एक डॉक्यूमेंट में, और ये डॉक्यूमेंट जिसमें आप एक रिटर्न प्रॉमिस साइन कराओगे मेरे भाई, इस डॉक्यूमेंट को या तो ये डॉक्यूमेंट होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, या ये डॉक्यूमेंट होगा प्रोमिसरी नोट। या तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट होगा बिल ऑफ एक्सचेंज और या तो ये डॉक्यूमेंट होगा प्रोमिसरी नोट। दोस्तों दो तरीके के डॉक्यूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर डाले गए, वैसे तो 3 डाला गया, एक चेक भी था, पर यहां पर हमारे सिलेबस के अंदर 2 ही बहुत है, और हमारे अकाउंटेंसी के अंदर 2, जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ोगे वहां डिटेल में तीनों पढ़ोगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज 2 डॉक्यूमेंट बनाए गए, दोनों डॉक्यूमेंट के अलग अलग फैसिलिटीज है, अलग अलग आपके पास फीचर्स है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि क्या क्या कैरेक्टर है दोनों डॉक्यूमेंट का। भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पास गया। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है मैं भी आपको सिखाऊंगा, बट अभी समझो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पास क्यों करा गया। पहले में क्या होता था, 1881 से पहले, 1881 से पहले आप समझ में आए क्यों, क्योंकि इसके बाद तो नेगोशिएबल पास हो गया था। 1881 से पहले जब हम माल उधार में बेचते थे तो कोई भी साइन नहीं करवाते थे किसी भी डॉक्यूमेंट में, और जो डॉक्यूमेंट आप साइन, जिस डॉक्यूमेंट में आप साइन कराओगे ये दोनों डॉक्यूमेंट लीगल होंगे दोस्तों, लीगल डॉक्यूमेंट। आप इसको दिखा सकते हो, एक पर्चे में नहीं लिखोगे, एक डॉक्यूमेंट, एक पन्ना फाड़ा उसके अंदर लिख दिया, उसमें साइन करवा लिया, उसके हमने भी साइन कर दिया, ऐसा वो नहीं माना जाएगा, लीगल डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और ये लीगल डॉक्यूमेंट आप केस में भी दिखा, कोर्ट में भी दिखा सकते हो अगर किसी बंदे ने आपको फ्रॉड करा। लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों, कैसे डॉक्यूमेंट होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट, क्योंकि एक्ट द्वारा बने गए हैं, लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। आप लीगल डॉक्यूमेंट में उससे साइन कराओगे, ये नहीं कि कोई सा भी पन्ना फाड़ लिया उसमें लिख दिया कि ऐसा, उसमें साइन करा लिया, ना 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 ना। या तो वो डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए या वो डॉक्यूमेंट प्रोमिसरी नोट होना चाहिए। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, अगले क्लास में डिटेल में सीखेंगे, बट अभी के लिए कुछ बेसिक बता रहा हूं। मान लो अभी डॉक्यूमेंट है, क्या है डॉक्यूमेंट, दोनों के फीचर बताऊंगा तो डिफरेंस पता चल जाएगा। दोस्तों पहले में क्या होता था कि हम गुड्स बेचा करते थे, और बेचने पर क्या होता था, हमने उधार पे माल बेचा तो उधार पे माल बेचा तो काफी लोग फ्रॉड कर जाते थे, पैसा नहीं देते थे और भूल जाते थे कि भाई हमने कुछ पैसा भी देना और माल भी रख लेते थे। इससे क्या होता था, जो सेलर होता था उसको बहुत ज्यादा लॉस हो जाता था दोस्तों। इसलिए कंसेप्ट निकाला गया 1881 में, एक एक्ट पास करा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इस एक्ट में कहा कि आप जब भी कोई माल बेचो और किसी दूसरे पर्सन पे भरोसा ना हो कि वो पैसा देगा, तो आप उससे क्या करा लो, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, प्रोमिसरी
एक रिटर्न प्रॉमिस साइन करवा लो एक डॉक्यूमेंट के अंदर, वो डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और वो डॉक्यूमेंट या तो होगा बिल ऑफ एक्सचेंज या होगा प्रोविजरी नोट। अब ये दोनों क्या होते हैं वो इग्नोर इट, बस एक डॉक्यूमेंट होता है। अब डॉक्यूमेंट क्या होगा बाद में बात करेंगे, समझ में आ गया। डॉक्यूमेंट साइन कराना, ऐसे डॉक्यूमेंट जो लीगल इन नेचर होंगे। लीगल मतलब क्या होंगे, जिसको आप कोर्ट में जाकर एविडेंस के रूप में दिखा सकते हो, लीगल डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है भाई, समझ में आया। और तब से क्या हुआ, अगर मैं अब आपको माल बेचूंगा, मान लो मैं आपको जानता नहीं, आप में से माल खरीदने आए, तो मैं आपसे एक डॉक्यूमेंट साइन करा लूंगा, आपसे प्रॉमिस साइन कर लूंगा, रिटर्न प्रॉमिस लिख दूंगा कि आपने मुझे पैसा देना है इतने महीने बाद। अगर आप कहीं फ्रॉड करते हो, नहीं देते, तो मैं आपका कोर्ट में आपके खिलाफ केस करके मैं आपसे पैसा के डिमांड कर सकता हूँ, रिकवर कर सकता हूँ, और लॉस होगा वो भी रिकवर कर लूंगा। ठीक है भाई, क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी सर, ये क्लियर हुआ दोस्तों। इसलिए ये एक्ट बनाया गया, एक्ट बनाया गया, और जैसे ही एक्ट बनाया गया वैसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करने लगे। क्यों भाई, ऐसा आपका जब किसी को माल बेचेंगे उधार पे तो एंट्री पास करेंगे सर, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, बट अब उससे क्या करा, अब हमने डॉक्यूमेंट इशू कर दिया, तो इसके लिए हमने क्या करा, एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी इसके लिए बनाई। तो पहले एक्ट पास हुआ, फिर इसका अकाउंट्स में महसूस हुआ कि अकाउंटिंग भी होनी चाहिए इसकी भी पर, तो अकाउंटेंसी भी हुई। तो दोस्तों सब समझ में आया कि क्यों हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं। मैंने इसलिए कहा पहली लाइन में, अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन होती है तब तो इस चैप्टर की बात ही नहीं होती, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन में तो पैसा मिल जाता है, तो झंझट ही खत्म। यहां बात सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, सेल ऑन क्रेडिट की, जब उधार पर ट्रांजैक्शन होगी। और अगर उधार पर ट्रांजैक्शन होती है मेरे दोस्तों, तब उस केस के अंदर ये डर रहता है कि वो बंदा पैसा देगा नहीं देगा, इसलिए एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लो, और वो डॉक्यूमेंट लीगल होगा। और वो कौन सा होगा, या तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा या फिर वो प्रोमिसरी नोट होगा। और दोस्तों ये डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट कहां से आए, ये 1881 में एक एक्ट पास हुआ और उसको बोला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है मेरे भाई, क्या समझ में आया? क्या याद रहेगी, पूरे चैप्टर में कभी भी कैश सेल की बात करेंगे ही नहीं, हमेशा क्रेडिट सेल की बात करेंगे। पूरे चैप्टर में हमेशा किसकी बात करेंगे, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज, क्योंकि दिक्कत क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज के अंदर ही है। दोस्तों ये एग्जाम्पल पूरा आपको उतारना है भाई, जैसा है वैसे ही आपको ये एग्जाम्पल उतारना है। और अब मैं आपको पढ़ाता हूं कि मैंने क्या बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर। गुड्स कैन बी सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट, गुड्स को कैश में भी बेचा जा सकता है और क्रेडिट में भी बेचा जा सकता है। क्लियर है नहीं है? इन कैश ट्रांजेक्शन, अगर हम कैश ट्रांजेक्शन की बात करें, कैश ट्रांजेक्शन के अंदर जो सेलर होता है उसको गेट मिल जाता है, उसको मिल जाती है पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर इमीडिएटली। जब भी वो माल बेचेगा तो हाथों हाथ कैश मिल जाएगा, तो उसकी बात तो इस चैप्टर में करनी ही नहीं है। बट व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब हम गुड्स को उधार पर बेच देते हैं, द बायर प्रॉमिस टू मेक पेमेंट, बायर कहता है कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूं कि पेमेंट कर दूंगा आफ्टर एग्रीड क्रेडिट पीरियड। एग्रीड क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या है, वो पीरियड जो क्रेडिट मतलब उधार देने का टाइम सेट कराएगा कि इतने महीने बाद तुम मुझे पैसा दे दियो। एग्रीड मतलब दोनों की सहमति से, कि मैंने कहा कि भाई 1 महीने बाद दे दियो, तो कह रहा है यार 1 महीने तो नहीं हो पाएगा, 2 महीने कर लेते हैं। तो मैंने कहा चल ठीक है 2 महीने कर लेते हैं। तो हम दोनों क्या हो गए, एग्रीड हो गए। क्या करने के लिए, एक पीरियड सेट करा, उधार वाला पीरियड दिया। हमने कहा कि भाई चल इतने महीने के लिए उधार ले ले, बाकी दे दियो मुझे। तो बायर, जो बायर होगा वो क्या करेगा, रिटर्न प्रॉमिस बनाएगा। इन दैट केस इट में भी आइदर, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज से बनेगा या फिर वो प्रोमिस। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं नेक्स्ट क्लास में, बट अभी के लिए मैं समझाता हूं, ये होते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है भाई, चलो। बोथ ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट आर लीगल इंस्ट्रूमेंट। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, लीगल इंस्ट्रूमेंट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब मैं आपको समझा देता हूं भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तभी समझ में आएगा ना आगे कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर से 2 डॉक्यूमेंट निकले, लीगल डॉक्यूमेंट, जिसमें बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अब कोई माल उधार में बेचेगा तो क्या करा लेगा, या तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवा लेगा या फिर वो प्रोमिसरी नोट साइन करवा लेगा। दोनों क्या है, डॉक्यूमेंट है। तो अब मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर पढ़े तो आपको समझ में आया कि ये क्यों चैप्टर लाया गया, मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि अकाउंटिंग करनी बहुत जरूरी थी, यहाँ पर सेल हो रही थी, और सेल क्या हो रही थी, सेल डॉक्यूमेंट इशू करके हो रही थी, इसलिए चैप्टर को लाया गया। दोस्तों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग समझाने के लिए पहले मैं आपको बताता हूं नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर, नेगोशिएबल का मतलब क्या होगा दोस्तों, ट्रांसफर। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है दोस्त, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफर और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो इजिली ट्रांसफरेबल होता है मेरे दोस्त, उसी को हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एनी डॉक्यूमेंट which is easily transferable
from one person to another which is easily transferable from one person to another that document is known as one person to another. That document is known as negotiable instrument. यही डॉक्यूमेंट को नाम देते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो इजीली ट्रांसफरेबल हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर, उसी को हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो बताओ नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? नेगोशिएबल का मतलब होता है दोस्तों ट्रांसफर, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो इजीली ट्रांसफरेबल हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर, उसी को हम नाम देते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसलिए यहां पर इस चैप्टर के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हम ट्रांसफर की भी बात करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रांसफर की बात यहाँ पर कैसे आई, क्योंकि इस वर्ड से, इस डेफिनेशन से आई ट्रांसफर की बात। क्लियर है या नहीं है? क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी सर, यहां तक तो बेसिक बातें हमें समझ में आ गई। तो मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरे को समझ में आ गया है। तो दोस्तों यही था इस कंसेप्ट का, इस पूरे चैप्टर का एक बेस कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमें चैप्टर का मैंने आपको कहानी सुनाई कि ऐसा फ्रॉड होने लगे थे, तो फ्रॉड को सही करने के लिए हमने क्या लाया? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेकर आए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर किया जा सकता है, और ये लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। हाँ, ये बात बता दूं, एनी डॉक्यूमेंट जो वर्ड लिखा है तो इसका मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। एनी डॉक्यूमेंट मीन्स, इधर एनी डॉक्यूमेंट मतलब बता देता हूं, एनी डॉक्यूमेंट, इधर एनी डॉक्यूमेंट का मतलब बता देते हैं। एनी डॉक्यूमेंट मीन्स which are specified in any document means which are specified in negotiable instrument act. Any document means, any document का मतलब क्या है दोस्तों? वो डॉक्यूमेंट, any मतलब कोई भी नहीं, वो डॉक्यूमेंट, any document means which are specified, इसमें मतलब बता रखे हैं किसमें? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर बता रखे हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर बता रखे 1881 में, वही डॉक्यूमेंट इधर इसका मतलब है एनी डॉक्यूमेंट। क्या बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? एनी डॉक्यूमेंट का मतलब क्या? एनी डॉक्यूमेंट का मतलब वो डॉक्यूमेंट है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिफाइन कर रखे, स्पेसिफाइड है। और उनमें से दो कौन से हैं? वैसे तीन बता रखे हैं, मेन और भी है पर तीन मेन है। पहला बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा प्रोमिसरी नोट, और तीसरा चेक। और भी है दोस्तों, और भी है, बट अभी तीन ही हमें बता रखे हैं, और हमको तीन ही पढ़ा जाता है क्योंकि मेन तीन ही होते हैं, और भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो और क्या होता है वो इग्नोर इट। हमारे लिए सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है अभी, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि चैप्टर का नाम ही बिल ऑफ एक्सचेंज है। प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन समझा देंगे, पर वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता दोस्तों। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होती है। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होती है, बस दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंदर हम इतनी बातें करेंगे क्योंकि मैंने पहली क्लास छोटी जानबूझकर बढ़ाई है। अगर आपको लगता है कि आप अगली क्लास देख सकते हो तो अगली क्लास जाकर देखें, उसके अंदर हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, और पूरा मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हम पूरा उस क्लास में खत्म कर देंगे। फिर उससे अगली क्लास में करेंगे मीनिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट, और उससे अगली क्लास में मीनिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट भी खत्म करते हुए चलेंगे। धीरे धीरे करके चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और जल्द से जल्द चैप्टर खत्म करेंगे, क्योंकि जनरल एंट्री है। अगर चैप्टर में अकाउंट होते तो टाइम लगता है, अकाउंट बनाने में टाइम लगता है, सर जनरल एंट्री बनाने में टाइम नहीं लगता। जनरल एंट्री 5 मिनट में होती है बस। ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।